हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम न्यू बैच 2026-27 के लिए बीए के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब आप लोग 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस नहीं देखा या अदर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा जो आप पढ़ते हैं, तो उसके लिए चैनल पर हमारे विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब सिलेबस देख लिया जाता है तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीजें आपको इस बार पढ़नी है और कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज की वीडियो में हम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली को पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपने पूंजीवाद के बारे में पढ़ा था। जो पूंजीवाद की अवधारणा है, उसके विशेषताएं, उसके गुण और दोषों को आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा। आज उसी के अपोजिट की जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो समाजवादी विचारधारा है ये पूरी तरीके से पूंजीवाद का विरोध करती है। क्यों विरोध करती है, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि समाजवाद होता क्या है। हम थोड़ा सा पहले समाजवाद का अर्थ समझेंगे। देखो, समाजवाद जो है ये एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा है जो समाज में सामाजिक समानता पर बल देती है। समाजवाद विचारधारा का ये मानना है कि समाज में जितने भी उत्पादन के साधन हैं और जो भी उसके वितरण है, उस पर राज्य का या सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो समाजवाद ये क्यों कह रहा है? समाजवाद विचारधारा ये बात इसलिए कह रहा था कि समाज में समानता बनी रहे, ऊंच नीच की भावना, भेदभाव, ये सब समाज में न आए। आपने इससे पहले पूंजीवाद के बारे में पढ़ा है। पूंजीवाद में आप यही देखते हैं, जिनके पास पूंजी भी होती है वो पूंजी लगाकर बड़ा बड़ा उद्योग धंधा स्थापित करते हैं और दिन पर दिन अमीर से अमीर होते जाते हैं और गरीब सिर्फ गरीब से गरीब ही रह जाते हैं, जिसमें कि गरीबों का काफी ज्यादा शोषण भी होता है। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवाद के समर्थक थे और समाजवाद की जो अवधारणा है उसके जनक कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे वो पूंजीवाद के विरोधी थे और उनका कहना था कि पूंजीवादी को हमेशा के लिए समाज से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद की वजह से ही समाज में गरीबों का शोषण होता है और उच्च और निम्न वर्ग की स्थापना हो जाती है, समाज में समानता नहीं रह जाती। इसलिए वो समाजवाद पर जोर देते हैं ताकि हर एक चीज पर किसका अधिकार हो, समाज का, राज्य का या सरकार का। तो आइए अब जानते हैं समाजवाद के बारे में, सारी चीजें जानते हैं। अर्थ उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि समाजवाद होता क्या है। तो हमने समाजवाद का अर्थ समझा और डिटेल में आगे समझते रहेंगे, और समाजवाद की जो विशेषताएं हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और उसकी क्या क्या कार्य प्रणाली है, यानी क्या क्या ये कार्य करते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो समाजवाद है वो अंग्रेजी भाषा के सोशियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे वो बच्चे जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एमसीक्यू जिनका क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि समाजवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। तो कई सारा ऑप्शन में दे देगा, मतलब 4 दे देगा, उसमें से आपको एक चूज करके लिखना होगा OMR शीट पर। तो सोशियोलिज्म, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कराएंगी, याद रखिएगा। सोशियलिज्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति सोशियस से हुई है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सोशियलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो सोशियस से हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो डिटेल क्लास करेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी, क्योंकि मैं डिटेल में सब कुछ बताती रहती हूँ। और देखिए, सोशियस शब्द का मतलब होता है समाज, ये समाज से जुड़ा होता है। इस प्रकार जो समाजवाद है उसका संबंध समाज और उसके सुधार से होता है, क्योंकि समाजवाद है वो उसी पर जोर देता है कि समाज में समानता हो, और जब समानता हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सुधार हो रहा है, समाज में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो समाजवाद बल देता है कि समाज में समानता हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, मतभेद न हो, ऊंच नीच की भावना न हो, हर कोई बराबर हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी में समानता हो। अर्थात जो समाजवाद है मूलतः समाज से संबंधित होता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, जो समाजवाद है ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, कारखाने पर या विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, जो गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है, यानी वस्तु और सेवाओं की मार्केटिंग की जाती है ताकि जनता उससे अवेयर हो सके और उसको परचेस कर सके। तो जो भी मार्केटिंग होगी, कारखाने होंगे, उत्पादन के जितने भी सोर्सेज होंगे, साधन होंगे जिससे उत्पादन किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा,
तो समाजवाद ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार का इन सब चीजों पर पूरा अधिकार होता है, उसी को समाजवाद कहा जाता है। यूनिट नंबर 2 में आपने पूंजीवाद के बारे में पढ़ा। पूंजीवाद में चाहे उत्पादन के साधन हो, कारखाने हो, विपणन हो, हर एक चीज पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपति का अधिकार होता है। अब जब पूंजीपति का अधिकार होगा तो वो पूंजी लगाकर अपना कारखाना स्थापित करेगा, उसमें 100, 200, 300 जितने भी उसको लेबर्स की जरूरत है वो रख देगा। अब वो लेबर दिन रात मेहनत करके काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और उन्हें क्या दिया जाएगा? उनकी मेहनत के बदले केवल वही प्रतिफल दिया जाएगा जो उसका श्रम लगता है। यानी कि दिन रात मेहनत कौन कर रहा है? श्रमिक। लेकिन उसको दिया जाएगा केवल मजदूरी। अगर उसके दिन की मजदूरी 400 है, 500, उसको वही दिया जाएगा। फिर दिन भर का उसके खर्चे होंगे और वो खत्म हो जाएगा। और उन्हीं उत्पादन को बेच करके जितना भी लाभ होगा, जितना भी अधिक प्रॉफिट होगा, उस पर पूंजीपति का अधिकार होगा, क्योंकि उसने खुद की पूंजी लगाकर वो उत्पादन, वो कारखाना शुरू किया था। तो जो पूंजीपति हैं वो दिन पर दिन अमीर से अमीर और पूंजी उनकी बढ़ती जाती है और मजदूर हमेशा मजदूर रह जाता है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें गरीबों का बहुत अधिक शोषण होता है और गरीब हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने समाजवाद पर जोर दिया। इस व्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के स्वामित्व में होना चाहिए। अब देखो, पूंजीवादी में उत्पादन जितना भी हो रहा है वो निजी लाभ के लिए हो रहा है। जितना भी प्रॉफिट होगा वो जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति के ग्रुप ने, देखो निजी जो भी फैक्ट्री या कंपनी बनाई जाती है वो एक इंसान की भी हो सकती है और कई सारे लोग पार्टनरशिप में भी कंपनी बना सकते हैं, मतलब लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। तो उसमें निजी लाभ के लिए होता है, खुद के लिए होता है जो अपनी पूंजी लगा रहा है। जबकि समाजवाद में क्या होगा कि सभी पर सरकार का स्वामित्व होगा, तो वो सारे समाज के लिए बराबर होगा। यहाँ पर निजी लाभ नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज को हित में रखकर काम किया जाएगा और सभी को समान, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सभी को समान अधिकार दिया जाए। समाजवाद क्या है, उसका अर्थ उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में आएगा तो अब आप लिख भी लेंगे। चलिए देखते हैं कुछ डेफिनेशन समाजवाद के लिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन लिखने पर नंबर बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले डेफिनेशन है आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार। ये लिखते हैं कि समाजवाद का ध्येय वर्ग विहीन समाज की स्थापना है, जिसमें वर्ग के हिसाब से, जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव न हो। यह वर्तमान समाज का इस प्रकार संगठन करना चाहता है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी सोसाइटी है उसको इस प्रकार संगठित कर देता है कि परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले वर्ग शोषक और शोषित, पीड़क और पीड़ित का अंत हो जाए। न कोई किसी का शोषण कर सकता है, न किसी पर अत्याचार कर सकता है, न कोई वर्ग शोषक होगा, न कोई वर्ग शोषित होगा। मतलब न शोषण करने वाला होगा, न जिस शोषण को सहने वाला होगा, न किसी के साथ ऐसे काम किए जाएंगे जिससे उसे तकलीफ हो सके। इन सब चीजों का अंत हो जाता है जब समाजवाद हो जाता है। तो इसलिए समाजवाद क्या करता है? सभी के हित में रखकर काम करता है कि ये सारी चीजें समाज से खत्म हो जाएं जो पूंजीवाद की वजह से हो जाती हैं। अगली डेफिनेशन है सैमुअल्सन के अनुसार। तो ये लिखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से आशय उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब ऑनरशिप, सरकार का अधिकार मतलब सरकार की ऑनरशिप हो, सरकार द्वारा नियोजन एवं आय के पुनर्वितरण से है। देखो, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है या जो समाजवादी विचारधारा है या जो समाजवादी व्यवस्था, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो जब उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होगा, क्योंकि पूंजीवाद में सरकार का ना कोई नियंत्रण होता है, ना कोई सरकार उसमें अपना इंटरफेयर कर सकती है क्योंकि वो निजी है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का अधिकार होता है, तो सरकार सभी के लिए बराबर कानून बनाती है, नीतियां बनाती है, सभी को बराबर आय देती है और जितनी भी प्लानिंग करनी होती है कारोबार में, बिजनेस में, वो सरकार करती है। सब कुछ सरकार के अंडर में होता है और इसीलिए जो आय का वितरण होता है वो भी सरकार बराबर करती है ताकि समाज में आर्थिक समानता बनी रहे, समाज में ऊंच नीच की भावना न पैदा हो। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान देनी होगी कि मैंने आपको बताया कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार ही पूरी प्लानिंग करती है, आय का वितरण भी सरकार बराबर करती है, सब चीजों पर अधिकार सरकार का होता है, सरकार का ही पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन जब आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि आप पब्लिक कंपनी देखते हैं, प्राइवेट कंपनी देखते हैं, तो प्राइवेट कंपनी किसकी होती है? जो निजी होती है, व्यक्ति की हो सकती है, व्यक्तियों के ग्रुप की हो सकती है। तो देखो, जब जो सरकार होती है उसका वहां पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है। क्यों होता है? देखो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वो कानून के दायरे में रहकर ही काम करती हैं। सरकार ने सभी के लिए एक्ट बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है।
अब जैसे कि सरकारी कंपनी है या कोई भी सार्वजनिक कंपनी है तो उस पर सरकार का चलिए पूरा पूरा नियंत्रण है। अगर निजी कंपनी पर नियंत्रण न हो सरकार का, उसके लिए सरकार कोई एक्ट ही न बनाए, तो वहां पर एम्प्लॉय जो होंगे उनका शोषण किया जाएगा, उनके ऑनर के द्वारा, उनके बॉस के द्वारा। सुबह से लेकर रात भर उनसे काम कराया जाएगा और बहुत थोड़ी सी सैलरी पर। इसलिए सरकार सभी के लिए एक्ट बनाती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, सभी को उस एक्ट के अंडर में रहकर ही काम करना पड़ता है, उस कानून के दायरे में ही काम करना पड़ता है कि ऑफिस अगर 9 बजे जाना है तो मतलब शाम के इस टाइम तक घर आ जाएंगे। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सैलरी बढ़ती भी रहती है, हर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती रहती है, कितने % बढ़ेगी, या फिर अच्छे काम पर बोनस भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निजी स्वामित्व वाली कंपनी में भी सरकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है, ताकि सभी के साथ शोषण न हो सके, जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, उनके साथ शोषण न हो सके, सभी के साथ समान अधिकार हो, सभी के साथ समानता हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विशेषताएं, यानी कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है या जो समाजवादी विचारधारा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी विशेषता और इसके कार्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आपको ये दोनों ही तैयार रखना है। देखिए, समाजवादी विचारधारा की विशेषता में पहला पॉइंट है, यानी इसकी पहली विशेषता है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देना। क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता कि अरे तुम समाज में अमीर आदमी हो तो तुम्हारी प्रतिष्ठा अधिक होनी चाहिए, तुम्हें हम अलग से वैल्यू देंगे, अलग से सैलरी देंगे, और जो गरीब है तो उसको कोई वैल्यू ही न दी जाए, जबकि उसको दबा दिया जाए, उसका शोषण किया जाए, उसको कम सैलरी दी जाए एक ही काम की, अमीरों को थोड़ी ज्यादा सैलरी, गरीबों को कम सैलरी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ समाज का महत्व होता है। और जब महत्व समाज का होता है तो इसमें समाज का हर व्यक्ति आ जाता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो या पुरुष हो। समाजवाद का केंद्रीय तत्व समाज होता है, ठीक है। समाजवादी जो विचारधारा होती है वो पूरे समाज के हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है, यानी कि सभी के हित को ध्यान में रखकर ही काम करेगी। ये नहीं कि अमीरों का हित ज्यादा देखे, मतलब अमीरों का फायदा ज्यादा देखे, गरीबों पर ध्यान न दे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सभी बराबर हैं इसकी नजर में। हमें किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं देना चाहिए, मतलब कि समाजवादी विचारधारा का ये भी कहना है कि एक व्यक्ति को केवल लाभ नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि समाज में आर्थिक समानता बनी रहे। तो जो आपका अगला पॉइंट आ जाता है वो आर्थिक समानता ही है। अब आर्थिक समानता के बारे में यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आर्थिक समानता का यहाँ पर हरगिज ये मतलब नहीं होता कि समाज में हर व्यक्ति को पैसे के मामले में एकदम बराबर कर दिया जाए, कि अगर कोई करोड़पति है तो गरीब को भी करोड़पति बना दिया जाए। देखो, आर्थिक समानता का मतलब ये होता है कि समाज में कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, हर किसी के बदन पर अच्छा कपड़ा हो, सर के ऊपर छत हो, उसका अच्छा अपना आवास हो और उसकी रोजी रोटी का एक अच्छा साधन हो। अब कोई गरीब इंसान है, इतना गरीब है, इतना कमजोर है कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपना कोई कारोबार छोटा सा ही खोल सकता है, जिससे उसकी आजीविका आने लगे, उसका एक रोलिंग कारोबार की चलने लगे, जिससे उसके परिवार का अच्छा भरण पोषण हो सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो जब ऐसा नहीं हो पाता तो समाज में आर्थिक असमानताएं फैली होती हैं। तो जो समाजवादी विचारधारा है वो इन्हीं सब चीजों पर बल देती है कि समाज में जो भी मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, वो अपना अच्छा आवास बना सके, उनके बदन पे अच्छा कपड़ा हो सके, वो 3 टाइम अच्छे से खाना खा सके और अपना अच्छा कोई काम कर सके, बेरोजगार न रहे, काम करके अपनी आजीविका कमाए, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। मतलब गरीब ना रहे, अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजार सके, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर आर्थिक समानता का मतलब यही होता है कि कोई भी इंसान न भूखा रहे, न नंगा रहे, न बेघर रहे। सबके ऊपर मतलब मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मकान, कपड़ा और भोजन, ये अच्छे से पूरा हो सके। समाजवादी विचारधारा की जो तीसरी विशेषता है वो है वर्ग संघर्ष का अभाव। वर्ग संघर्ष का मतलब क्लास स्ट्रगल, अभाव मतलब कमी। देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे वो वर्ग संघर्ष के खिलाफ ही बोलते थे, यानी कि जो क्लास में स्ट्रगल होता है, ऊंच नीच जातियों में असमानताएं हो जाती हैं, तो आर्थिक व सामाजिक असमानता पर बल दिए जाने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं होता, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक समानता प्रदान की जाती है, सभी के हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, किसी के साथ अन्याय या शोषण नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म जाति का हो, गोरा काला हो, अमीर हो, गरीब हो,
यहाँ पर सभी को बराबर नजर से देखा जाता है, सभी समान होते हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष की भावना जो है वो कम हो जाती है समाजवादी विचारधारा में। इसकी चौथी विशेषता है पूंजीवाद का विरोध। पिछली वीडियो में आप पूंजीवाद के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैं आपको पूंजीवाद के बारे में बता दी हूँ, ताकि अगर आप पिछली वीडियो न भी देखी हो तो यहाँ थोड़ा बहुत समझ जाए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में कहीं आपको कंफ्यूजन न हो। लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो हमने अपलोड की है, क्योंकि हर एक टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूंजीवाद का विरोध का मतलब जो समाजवादी विचारधारा है वो पूंजीवाद का विरोध करती है, क्योंकि पूंजीवाद में व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के पास अधिक पूंजी होती है और जो आम जनता है दिन प्रतिदिन गरीब होती चली जाती है। और इसके बारे में मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि अमीर आदमी अपना धन लगाकर, अपनी पूंजी लगाकर कारोबार स्थापित करता है और जितना भी लाभ होता है वो खुद उसका हो जाता है, उसके मजदूरों का नहीं होता। जबकि मेहनत दिन रात मजदूर करते हैं और उन्हें केवल उनकी मजदूरी ही मिलती है, और मजदूरी इतनी रहती है कि वो एक दिन अपना अच्छे से खर्चा कर ले, मतलब अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर ले, अच्छे से खाना खा ले, तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते, बस कमा कर लाते हैं, खाते पीते हैं, खत्म हो जाता है, वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार नहीं पाते, जिस वजह से वो दिन प्रतिदिन गरीब हो जाते हैं, पूंजीपति अमीर हो जाते हैं। तो समाजवादी इसी चीज का विरोध करता है ताकि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता बनी रहे। समाजवादी विचारधारा की जो पांचवी विशेषता है वो है सहयोग स्थापित करना। सहयोग स्थापित करने का मतलब ये है कि समाजवादी विचारधारा जोर देती है इस बात पर कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता बनी रहे। तो यहाँ पर सहयोग की भावना भी स्थापित हो जाती है। जबकि पूंजीवाद में आप देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं, तो वहाँ सहयोग स्थापित नहीं हो पाता, जबकि पूंजीवादी विचारधारा में सहयोग स्थापित हो जाता है। इसकी छठी विशेषता है लोकतंत्रीय शासन में आस्था, यानी कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो समाजवाद का उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, वह है लोकतंत्र की स्थापना करना। और हमारा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश ही है, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। तो आई होप कि आप समाजवादी विचारधारा की विशेषताओं को समझ गए होंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में। आपकी अगली हेडिंग है समाजवादी राज्य के कार्य। तो क्या क्या कार्य हैं या क्या कार्य प्रणालियां हैं समाजवादी राज्य के या समाजवादी अर्थव्यवस्था के, यानी या समाजवादी विचारधारा के, कुछ भी आप कह सकते हैं। देखिए, पहला इसका कार्य है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात समझाई है कि कंपनी जो होती है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सरकार सभी के लिए कानून बनाती है और कानून के दायरे में ही कंपनी बनाई भी जाती है, और उसका एंड भी अगर किया जाए तो वो कानून के दायरे में ही किया जाता है। उसके लिए पूरा एक्ट बना हुआ है, पूरा कानून बना हुआ है। तो उत्पादन के साधनों पर पूरा राज्य का नियंत्रण होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण निजी में भी होता है। नियंत्रण कहने का मतलब ये है कि कानून बना देती है सरकार, ताकि वहां पर कर्मचारियों का, मजदूरों का शोषण न हो सके। ये नहीं कि पूरा पूरा दिन रात काम कराए और सैलरी बहुत थोड़ा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते। तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होता है, और ये सारे उत्पादन के साधनों का जो प्रयोग किया जाता है वो सभी के लिए बराबर किया जाता है। समाजवादी राज्य का जो दूसरा कार्य है वो है समाजवादी व्यवस्था, यानी न्याय प्रदान करना। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है और वो गरीब व्यक्ति है और वो न्याय की मांग करता है, तो अगर वो किसी वकील के पास जाता है तो वकील को भी फीस चाहिए, वकील फीस लेते हैं। अब गरीब आदमी यह फीस नहीं दे सकता, तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन लिख करके एक सरकारी वकील हायर कर सकता है और उससे अपना काम करा सकता है और न्याय मांग सकता है। तो समाजवादी राज्य ये भी काम करता है ताकि सभी को, हर व्यक्ति को, अमीर गरीब सभी को न्याय मिल सके। इसका तीसरा कार्य है स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हर भारतीय नागरिक को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है अपने देश में घूमने की, फिरने की, हर राज्य में हर तरह से कारोबार करने की, मतलब इन सभी चीजों की फ्रीडम हमारा संविधान हमें देता है, हमारा राज्य हमें देता है। क्यों देता है? ताकि अपने आप को इंसान डेवलप कर सके, अपने जीवन को विकसित कर सके। देखिए, हाँ, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता, कोई भी भारतीय नागरिक। देखिए, अगर कानून, हमारा संविधान हमें फ्रीडम देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए जो इलीगल हो या सरकार ने उस काम को करने पर प्रतिबंध लगाया हो। अगर कोई वो काम करता है तो उसे सजा जरूर दी जाएगी, ऐसा कोई काम नहीं करना होगा। बाकी जो चीजें करने की फ्रीडम है वो अच्छे से कर सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। उसके साथ ही साथ समानता की स्थापना भी की जाती है हर व्यक्ति के लिए, यानी कि कोई भी सार्वजनिक स्थान है तो वो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि गोरे आ सकते हैं, काले यहाँ नहीं आ सकते सार्वजनिक स्थान पर, या काले आ सकते हैं, गोरे नहीं आ सकते, महिलाएं आ सकती हैं, पुरुष नहीं आ सकते, पुरुष आ सकते हैं, महिलाएं नहीं आ सकती, अमीर आ सकते हैं, गरीब नहीं आ सकते, यहाँ पे गरीब आ सकते हैं तो अमीर नहीं आ सकते।
इस तरह का कुछ भी नहीं होता सार्वजनिक स्थानों पर। सभी के लिए वो समान है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, लिंग भेदभाव भी नहीं होता। ये नहीं कि किसी काम को अगर पुरुष करता है तो उसे अधिक सैलरी दी जाए, महिलाएं करती हैं उसे कम सैलरी दी जाए। तो इन सब चीज़ों की स्थापना यहाँ नहीं होती। यहाँ पर समानता होती है, किसी भी लिंग के हो, जाति की हो, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं होता, सभी के लिए समान अधिकार है। इसका चौथा कार्य है अधिकारों को सुनिश्चित करना, और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमारा भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार भी देता है। और हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जिससे हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं, और अब आप लोग 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, और जो चीज़ें आप पहले पढ़े होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे भी आपको मिलती रहती हैं। तो पहले पढ़ी गई चीज़ें आगे आपको अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भूल गए हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट चेक करके मौलिक अधिकार जरूर पढ़िएगा, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। 5वां कार्य है भोजन एवं आवास का प्रबंध, यानी कि समाजवादी जो राज्य है वो अपने हर नागरिक को, अपने समाज के हर व्यक्ति को भोजन और आवास का भी पूरा प्रबंध करता है, ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, 3 टाइम अच्छे से खाना खा सके। और आवास यानी घर की भी पूरी व्यवस्था दी जाती है, नीति होती है, योजना होती है आवास योजना, जिससे राज्य सभी का घर बनवाता है और किसी को भी बेघर नहीं रहना पड़ता, हर किसी के ऊपर छत होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से हमारे एक सब्जेक्ट पर वीडियोस लगातार लेकर आ रहे हैं। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।